पहले सूडान पूरा एक देश था, लेकिन बाद में इसके दो टुकड़े हो गए। एक बना सूडान और दूसरा टुकड़ा साउथ सूडान। सूडान वैसे तो एक मुस्लिम देश है, यहाँ की करीब 90% आबादी मुस्लिम है। सूडान अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है अश्वेत लोगों की ज़मीन। अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश सूडान हमेशा से अस्थिर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सेना का शासन और लोकतंत्र का न होना। अस्थिरता किसी बाहरी ताकतों की वजह से नहीं थी, क्योंकि जो बाहरी ताकतें जैसे अंग्रेज जिन्होंने हमारे ही जैसे सूडान पर भी राज किया, सूडान भी हमारे कुछ साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद भी यहाँ लोग एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। कारण उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान के बीच कई चीज़ों का अंतर, जिसमें सबसे बड़ा कारण था दक्षिण सूडान और सूडान के लोगों के धार्मिक प्रैक्टिसेस का अलग होना। इनकी संस्कृतियां भी अलग थी, साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से इन दोनों की विचारधाराएं भी अलग थी। यही सबसे बड़े कुछ कारण थे। सूडान की एक बड़ी आबादी अरब इस्लामी है। दक्षिण सूडान की अगर बात करें तो ये लोग ब्लैक अफ्रीकन क्रिश्चियन थे और कई कम्युनिटीज़ पुरानी आदिवासी संस्कृतियां जो होती है उनको मानने वाले भी थे। तो कह सकते हैं कुछ कुछ भारत के जैसे ही थे, जहां कई विभिन्न प्रांत के लोग एक साथ रहते हैं। यही कारण था जिसके चलते 9 जुलाई साल 2013 में साउथ सूडान और सूडान दोनों अलग हो गए और उसके बाद साउथ सूडान अफ्रीका का 55वां देश बना। हालांकि ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में पूरे सूडान में हिंसाएं हुई और करीब 20 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सूडान पर होने वाला है और आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन दिनों सूडान गृह युद्ध की आग में जल रहा है, खासकर सूडान की राजधानी खार्तूम और उसके आसपास के इलाके। गृह युद्ध अब इतना आगे निकल चुका है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कई देश सूडान से अपने नागरिकों को किसी तरह बाहर निकाल रहे हैं। वहीं भारत ने भी एयरलिफ्ट के माध्यम से अपने लोगों को बाहर निकालने का काम किया, लेकिन अब भी वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं। काफ़ी अरसे से अस्थिर सूडान में इन दिनों ऐसा क्या हुआ कि हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। इसे जानने के लिए हमें चलना होगा 34 साल पहले अतीत के उन पन्नों में जहां छुपी हुई है हिंसा की जड़ें। वैसे तो सूडान की यह हिंसा दो लोगों के ईगो का क्लेश भर है, जो सुनने पर काफ़ी बचकाना लगे, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया विज्ञान के जरिए विकास के नए नए रास्ते तलाश रही है, वहीं सूडान के नेता अभी भी सत्ता के खेल में ही उलझे हैं। हालांकि सत्ता का खेल हर जगह चलता है, लेकिन ये खेल लोकतांत्रिक नियमों के दायरे में हो तो ही अच्छा लगता है। खैर, इस तरह के वाक्य हम आए दिन पाकिस्तान में सुनते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान और सूडान में कई समानताएं हैं। दोनों देशों में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता है। दोनों देशों में कहने को लोकतंत्र है, लेकिन सत्ता सेना के हाथ में ही है। वहीं इन दोनों देशों में लोग आपस में लड़ते रहते हैं। कोई किसी को सत्ता से बेदखल करता है, वो कुछ वक्त टिकता है, फिर दूसरा तीसरे को बेदखल करता है। सालों से आज़ादी के बाद से यही खेल चलता आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इतिहास के पन्ने भी इस बात की गवाही देते हैं। अब सीधे चलते हैं 30 जून 1989 में। राजनीतिक अस्थिरता के कुछ साल हो चुके थे, लेकिन सूडान की आर्मी ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री सादिक अल मेहंदी और राष्ट्रपति अहमद अल मिरघानी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और आर्मी को लीड कर रहे उमर अल बशीर राष्ट्रपति बने, जो तब से करीब 30 साल तक सूडान की सत्ता पर काबिज रहे। किसी भी देश के नज़रिए से 30 साल एक बड़ा वक्त होता है। अगर इन 30 सालों में सूडान की सत्ता किसी अच्छे नेता के हाथ में होती तो शायद आज सूडान और सूडान के लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, सूडान में 1990 की कहानी 2019 में फिर रिपीट की गई, लेकिन इस बार सत्ता पर हक जमाने के लिए एक नहीं
दो दो उम्मीदवार थे। बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जिस कारण सूडान जल रहा है। 19 दिसंबर 2018 से सूडान में लगातार बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो मुख्य रूप से प्रेसिडेंट उमर अल बशीर और उनकी नीतियों के खिलाफ था। हालांकि अब तक वो प्रेसिडेंट बने रहे, लेकिन जब अर्थव्यवस्था का और बुरा हाल हुआ, लोगों को खाने पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में अब पानी सर के ऊपर से जाने लगा था। उमर अल बशीर को भी शायद इस बात का अंदाज़ा न हो, लेकिन जिस आर्मी के बल पर वो सालों तक सत्ता पर काबिज रहे, जिस आर्मी को आर्मी चीफ उन्होंने खुद नियुक्त किया, जिस आर्मी के बल पर उन्होंने सत्ता हासिल की, अब वही आर्मी उनकी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। 11 अप्रैल 2019 सूडानी सेना ने उमर अल बशीर को सत्ता से बेदखल कर दिया और देश में 3 महीने की इमरजेंसी की घोषणा कर दी। साथ ही उमर अल बशीर पर कई गंभीर आरोप भी थे, जिसके तहत उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। यही नहीं, उमर अल बशीर के तमाम साथियों को भी गिरफ्तार किया और अपनी तानाशाही के चलते उमर ने जो अपने विरोधियों को जेल में डाला था पहले कभी, उन्हें भी छोड़ दिया गया। यहीं से उमर अल बशीर का अध्याय ख़त्म होता है, लेकिन लोगों का प्रदर्शन अब भी जारी रहता है और साथ ही उठते हैं कई सवाल, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब सत्ता किसके हाथ जाएगी। हालांकि लोग अब भी प्रदर्शन कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि देश में चुनाव हो और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन हो। खैर, चुनाव तो हुए नहीं, लेकिन 2 साल का एक पीरियड तय किया गया, जिसमें 3 महीने की इमरजेंसी थी। वहीं उमर अल बशीर की सरकार में उस वक्त रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे अहमद अवद इब्न को अस्थायी तौर पर देश का मुखिया बनाया गया, जो करीब 2 साल तक सत्ता में रहे। लेकिन फिर 2 साल बाद सूडान में हालात बेकाबू हो गए। बेकाबू होने की मुख्य वजह थी सूडान का अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडान की मुख्य सेना का आमने सामने होना। आपको बता दें कि जैसे हमारे यहाँ पर मुख्य आर्मी और CRF और ये तमाम जो अर्धसैनिक बल वगैरह है, वैसे ही सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है वो अर्धसैनिक बल है और एक मुख्य सेना है। तो चलिए और थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाते हैं। इस वक्त देश में सैन्य शासन लागू है और राष्ट्रपति है सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान। वही रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF के प्रमुख है मोहम्मद हमदान दगालो यानी कि हेमेदती। उपराष्ट्रपति की भूमिका में भी हेमेदती ही है। एक वक्त था जब दोनों उमर अल बशीर के खास थे और साथ में काम करते थे, लेकिन सत्ता की लालच में देश और देश के लोगों को भूल बैठे। मुख्य आर्मी के नेता अब्देल फतेह अल बुरहान का कहना है कि फ़िलहाल वो देश के मुखिया है और पावर उनके हाथ में है, इसलिए मुख्य सेना में RSF का विलय कर दिया जाए और देश में चुनाव हो। वहीं RSF के प्रमुख मोहन हमदान दगालो खुद को सत्ता के मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। इस वक्त देश की राजधानी खार्तूम में दोनों सेनाएं, जिन्हें कभी साथ में होना था, वो आमने सामने हैं और दोनों ये दावा कर रही है कि खार्तूम अब उनके नियंत्रण में है। वहीं मुख्य तौर पर यह हिंसा भी खार्तूम और उसके आसपास के क्षेत्र में हो रही है। एक तरफ जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं ये दोनों सेना जिसे देश में शांति स्थापित करनी थी, वो शांति भंग करने में लगे हैं। यही कारण है कि मुख्य सेना RSF पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है और लगातार झड़प जारी है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और लगातार लाखों लोग पलायन भी कर रहे हैं, जो आसपास के पड़ोसी देशों में भाग रहे हैं। चूँकि सूडान 3 तरफ से लैंड से घिरा है और एक सिरा लाल सागर से मिलता है, जो सीधे सऊदी अरब की तरफ जाता है। ऐसे में कई लोग जहाज से भी सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं। हालांकि कहने को UN और अफ्रीकी संगठन जल्द से जल्द इस मसले को शांत करने में लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हिंसा का नुकसान सूडान और आसपास के देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को होगा। वो कैसे, हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि करीब 4000 भारतीय भी सूडान में रहते हैं, जिन्हें धीरे धीरे निकालने की कवायद जारी है। हालांकि कुछ को निकाल भी लिया है, लेकिन हालात उस वक्त बिगड़ गए जब सूडान में एक भारतीय की मौत भी हो गई। देखने वाली बात यह भी होगी कि कब अब्देल फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दगालो का ईगो ख़त्म होगा, सूडान में शांति बहाल होगी और वहाँ की जो आवाम है
वो खुशहाल होगी। आगे सूडान से संबंधित और भी कोई खबरें होगी तो ज़रूरी तौर पर आप सभी को पहुंचाई जाएगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और आप सभी से गुजारिश है कि आपके लिए बहुत ही कम समय लगेगा, लेकिन मेरे लिए एक सब्सक्राइबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।